नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शाम के बजने वाले हैं 4 और हम लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन आवाज समाचार। मार्केट्स और कमोडिटी अपडेट के बाद अब बारी है आपको दुनिया भर की अन्य खबरों से अपडेट करने की। तो हो जाइए तैयार। सबसे पहले आपको सुना रहे हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबारी हफ्ते की शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मिड कैप भी फिसला। एफएमसीजी, इंफ्रा और आईटी शेयरों से बना दबाव। The chief economic advisor has also commented in his preface. He's elaborated on how 7% is not difficult to achieve. 7% जीडीपी ग्रोथ हासिल करना बड़ी चुनौती नहीं, वित्तीय अनुशासन को बताया सरकार की बड़ी उपलब्धि। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेटिंग एजेंसियां भारत को समग्रता में देखकर करें अपना काम। संसद के चालू सत्र में ही आ सकता है इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर। बैंकिंग और सरकारी कंपनियों पर हो सकता है फोकस। सीएनबीसी आवाज की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। सरकारी परीक्षा में धांधली करने वालों को होगी 10 साल की जेल। लोकसभा में आज सरकार ने पेश किया पब्लिक एग्जामिनेशन बिल। 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन ने जीता विश्वास मत। पक्ष में 47 वोट और विपक्ष में 29 वोट पड़े। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी में राज्यपाल की भूमिका पर उठाई उंगली। भारत ने जीता विशाखापट्टनम टेस्ट। इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। दूसरी पारी में अश्विन और बुमराह ने लिए 3-3 विकेट। जायसवाल और गिल के शतक आए काम। और ग्रैमी में गूंजे भारत के सुर। जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को सम्मान। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की देश की शान और गर्व बढ़ाने वाली खबर से। ग्रैमी में भारत की जबरदस्त गूंज सुनाई दी है। भारत के सुर सरगम पर ग्रैमी मंत्रमुग्ध दिखाई दिया। जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इस बैंड में जाकिर हुसैन के अलावा शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सेल्वा गणेश जैसे टैलेंटेड कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और एज वी स्पीक्स के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल के लिए भी ग्रैमी जीता है। तो चलिए शानदार और संगीत भरी खबर के साथ जिसने सबका दिल खुश कर दिया है आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते की शुरुआत काफी वोलेटाइल ढंग से रही है। इस समय मार्केट में एक तेजी का जबरदस्त तूफान था, तो फिर आखिरी घंटे में आते आते तेजी हवा हो गई और सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आइए मार्केट का हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, ऐसा क्या हुआ कि एक जोरदार तेजी के बाद बाजार में जोरदार ब्रेक और झटका? देखिए, फर्स्ट हार की जो एक गैप अप शुरुआत थी, मार्केट ने उसको सस्टेन किया और खरीदारी देखने को मिली थी तमाम हैवी वेट की तरफ से। पीएसयूज आज जोरदार तेजी में कामकाज कर रहे थे और साथ साथ तमाम बैंक्स और फर्स्ट हाफ के मार्केट में तमाम बैंक्स, तमाम एनर्जी स्टॉक्स जो कि तेजी में थे। लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आई। कुछ चाइनीज़ न्यूज़ फ्लोज के दम पर भी वहाँ बाजार में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और अदरवाइज भी मार्केट्स में हायर लेवल से सेल ऑफ आया। रिकॉर्ड लेवल बनाया तो उसके बाद थोड़े थोड़े सेल ऑफ बीच बीच में आते रहते हैं, तो वही सेल ऑफ यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करिए। और मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली रही। पीएसयू, फार्मा, ऑटो फिर भी खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन थोड़ी बहुत बिकवाली जो आखिरी में आई वो रियल्टी और रियल्टी और मेटल में खरीदारी रही। लेकिन बिकवाली थी पीएसयू बैंक्स के अंदर। पीएसयू एंटरप्राइज में हायर साइड से थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी यहाँ पर कुछ हद तक दबाव लास्ट आवर में देखने को मिला। राइट, तो एक मिक्स बैग रहा आज बाजार का दिन। ऐसे में सुमित, क्या गिरा, क्या चढ़ा, कहां हरा और कहां लाल निशान? देखिए, आज न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट या फिर अर्निंग्स का इम्पैक्ट दिखेगा तो आपको पहला नाम तो टाटा मोटर्स दिखाई पड़ेगा। बढ़िया अर्निंग का इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिला और 5.5% ऊपर रहा। कोल इंडिया नए रिकॉर्ड स्तरों पर 5% की बढ़िया तेजी। बीपीसीएल 3% के उछाल के साथ रहा। सिप्ला 3% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल में नंबर्स का इम्पैक्ट 12% नीचे। बजाज फाइनेंस 3.5% नीचे। भारतीय एयरटेल 3.5% नीचे। एचडीएफसी लाइफ 2.5%
कंपनी बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में यूको बैंक करीब 14% ऊपर, आईओबी करीब 12% ऊपर, एमएमटीसी 10% ऊपर और हिताची एनर्जी करीब 8.5% का उछाल यहाँ देखने को मिला। मिड कैप में गिरने शेयरों में इंजीनियर्स इंडिया 6.5% नीचे, दीपक फर्टिलाइजर 5-6% नीचे, गॉडफ्रे फिलिप्स 5% नीचे और इंडिया बुल्स हाउसिंग 3.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स ड्रिवन दिन था और पेटीएम जैसे स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे, आज भी वहाँ पर लोअर सर्किट बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, तो ये था आज के बाजार का पूरा अपडेट। शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर हम बात करें कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी का कहना है कि पीएसयू सेक्टर में वैल्यू अनलॉकिंग होती दिख रही है और सरकार के नजरिया भी इस सेक्टर को लेकर बदला है। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में ग्रोथ दिखेगी और ये सेक्टर आगे अच्छा करेगा। पीएसयूज में पहले ऐसा व्यू था कि ये बहुत ही वैल्यू स्टॉक्स है और काफी पॉसिबिलिटी है इसको चलने के लिए, बट वो वैल्यू काफी देर तक वैल्यू ही रहा। उसका कोई ट्रिगर नहीं था, उसको अनलॉक करने का कोई रीजन नहीं था। बट अगर हम देखें लास्ट 1 साल में या 2 साल में जिस हिसाब से ग्रोथ प्लान्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का नजरिया बन रहा है हर एक पीएसयू कंपनीज के हिसाब से, आई थिंक काफी वैल्यू अनलॉक हुई है यहाँ पे। पीएसयू सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस पकड़िए या दूसरी कोई भी सेक्टर्स, कैप गुड्स पकड़िए या रिफाइनरीज पकड़िए या अक्रॉस पीएसयू बैंक्स एज वेल पकड़िए, आई थिंक फ्रॉम अ फंडामेंटल बिजनेस पर्सपेक्टिव ये इंप्रूव हो रहे हैं और इसी के लिए हमने देखा कि काफी इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए, बाजार के बाद हम फिर से रुख करेंगे वित्त मंत्री के उस इंटरव्यू का जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ है। रेटिंग एजेंसियों को वित्त मंत्री ने सीधा संदेश दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए अपने सबसे बड़े इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देश में छोटे बड़े कई रिफॉर्म्स हुए हैं और इसका फायदा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसियों को भारत के मजबूत फंडामेंटल्स को दिखाना चाहिए। Something that has been commented enough, and you've got a lot of accolades for it in this budget. If you look at the fiscal glide path, I think you've beaten estimates. This year you've projected 5.1 next year, so that also looks promising. What is your message to the sovereign rating agencies? You're expecting an upgrade? Well, I would think that they do their job, but periodically it's our business also to bring it to their notice that economy, particularly emerging market economy like India, despite the odds, we are doing a lot of reforms, systemic reforms, which actually you're seeing is bearing the results now. Systemic reforms have continued. Whether it was pre-COVID, GST and IBC, together with very many other reforms like professionalizing public sector banks and so on, the emphasis on reform has given us adequate rewards and we'll continue doing that. That is why even in the budget, we have emphasized on transparency. We have emphasized on getting everything on board the budget process itself, rather than keeping it outside of the budget or underneath the carpet. These are not small steps, and that has been consistently done in the last 4-5 years. And before that, as I said, IBC or banking reforms, the 5 major recognition R's, as we say, Absolutely. of the problem. So to list it, there are so many, some small, some very big. The small ones having very big implication in making the economy much more cleaner and open and transparent. The bigger ones which are bearing results in terms of the money that you collect in GST. Yes. These are not small steps. That's it. So that is the one which I would play as important indicators which rating agencies should look at comprehensively rather than look at just one detail here, one detail there. Macroeconomic stability is also very well kept up. Yes. वित्त मंत्री ने हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह भी कहा कि देश को पता लगना चाहिए कि मोदी सरकार को इकोनॉमी किस हालत में मिली थी और आज वो कहां है। इसके लिए सरकार यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर अब एक व्हाइट पेपर भी लाने जा रही है। I'm grateful this country had a Prime Minister like Modi ji, who single-mindedly said, I will restore this economy back. It's my service to the nation. Yes. Otherwise, it wouldn't have happened. So why the white paper now? Yes.
We've had 10 years, and prior to that, there was a 10 years where you saw all this happening. Policy paralysis, corruption, nation losing its endowments, and so on. 10 years under Prime Minister Modi. What kind of course corrections had to happen? What kind of restoring confidence had to happen? What kind of pulling back from rut that had to happen? And equally, making sure you're purchasing the equipments, you're removing BSNL from distress, you're making sure BSNL employees are given their due, you're making sure the country gets 5G, not just 4G. Look at the coverage India has in 5G today. I agree. All this, and to make sure that the investor confidence is not just intact, but is growing, that within a matter of 8 years, I would say, we've reached $596 billion US as our foreign exchange reserve. Just compare that with the last 10 years. At least for the sake of the elected honorable representatives who are sitting in the parliament, they should know what was it then, what effort it took to restore it here, and what we should not therefore ever imagine or dream of doing in personal interest, forgetting the nation. तो मोदी सरकार जो व्हाइट पेपर लाने जा रही है, जिसका जिक्र अभी वित्त मंत्री कर रही थी, उसमें क्या खास चीजें हो सकती हैं, इस पर हम आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, बताएं क्या कहते हैं आपके सूत्र, क्या हो सकता है इस व्हाइट पेपर के अंदर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि व्हाइट पेपर जिसका जिक्र अभी वित्त मंत्री कर रही थी, वो संसद के इसी सत्र में यानी बजट सत्र में सरकार ला सकती है, और ये बजट सत्र 9 तारीख तक है। और दूसरी बात कि इसमें क्या कुछ खास है, तो बताऊं कि इसमें अलग अलग कई सारे चैप्टर होंगे और उसमें अलग अलग सेक्टर पे फोकस किया जाएगा, और ये बताया जाए कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी 2014 में, उस वक्त क्या हालात थे इन सेक्टर की और अभी क्या हालात हैं। जिन सेक्टर पर खास फोकस किया जा सकता है उनमें से एक है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की हालत क्या थी, बैंकिंग सेक्टर में एनपीए लेवल क्या थे, बैंकिंग सेक्टर कितने खास्ता हाल थे, ये बताने की कोशिश की जाएगी 2014 से पहले। 2014 के बाद किस तरह से सुधार हुआ और अभी बैंकिंग सेक्टर की हालत क्या है, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। दूसरा, सरकारी कंपनियों का वैल्यूएशन किस तरह से बढ़ा है, सरकारी कंपनियों का गवर्नेंस, सरकारी कंपनियों के ऑर्डर बुक, इन सब का भी एक तुलनात्मक अध्ययन करके दूसरे अध्याय में पेश किया जा सकता है। इन सब के अलावा फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अर्थव्यवस्था में निवेशकों का आना, इन सारे मोर्चे पर भी विस्तार से ब्यौरा इस व्हाइट पेपर में दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किन किन सेक्टर में निवेश की अपार संभावना है। तो इस व्हाइट पेपर के जरिए जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, एक तो विपक्ष पर सरकार हमला बोलने की कोशिश करेगी, उसको कटघरे में लाने की कोशिश करेगी। दूसरा, निवेशकों को एक संदेश देना चाहे कि अभी हालात बहुत सुधर रहे हैं और तेजी से सुधरेंगे, तो आप आइए यहां पे निवेश करिए। जी, तो ये चीजें हो सकती हैं उस व्हाइट पेपर के अंदर, जैसे लक्ष्मण बता रहे हैं कि इसी सत्र में पेश किए जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मण, एक परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक नया एग्जाम बिल भी लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में क्या खास है, क्या प्रावधान है? बिल्कुल, एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है ये। दरअसल जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं उनमें धांधली रोकने के लिए ये बिल लाया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि धांधली करने या फिर परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को 3 साल से लेकर के 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए तक कुछ मायनों में, कुछ मायनों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो धांधली करने वाले हैं या फिर गड़बड़ी करने वालों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक, व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति धांधली करता है, मिसाल के तौर पर एडमिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ करता है, आंसर शीट लीक करता है, क्वेश्चन पेपर लीक करता है, या फिर कोई जगह मुहैया कराता है ऐसा करने के लिए, कोई साधन मुहैया कराता है ऐसा करने के लिए, तो उनको 3 साल से लेकर के 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान होगा। लेकिन मान लिया जाए कोई एजेंसी जिसको परीक्षा कंडक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो अगर इस तरह के गैर कानूनी काम में शामिल पाया जाता है, तो उस एजेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। एजेंसी के अधिकारी को 10 साल तक की जेल होगी। और इतना ही नहीं, एजेंसी से आने वाले दिनों में परीक्षा
कंडक्ट करने की जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो उनके लिए भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल तक की जेल। यहां तक एजेंसी के लिए प्रावधान किया है कि दोबारा परीक्षा करने पर जो खर्च होता है वो खर्च भी उस एजेंसी से वसूला जाएगा। इस तरह के सख्त यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं और इसके तहत जो अपराध होगा उसके तहत वो गैर जमानती अपराध होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो इन सख्त प्रावधानों के साथ इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इन दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों पर ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देने के लिए। और अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज एफएनओ गुरुकुल सीजन 2 आपके लिए लेकर तैयार है। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है, कोई डाउट नहीं। 10 और 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर और ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का एक बड़ा मौका होगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अब समय आ गया है पास। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या हमारी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर आएं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप विजिट कर सकते हैं। सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 29 वोट डाले गए। सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विश्वास मत रखा था। विश्वास मत के लिए 1 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया था। विश्वास मत पर बोलते हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है, और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। तो विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में तकरार भी बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमले और सीट शेयरिंग में देरी से बात बिगड़ती दिख रही है। तो क्या विपक्षी गठबंधन ने चुनावी जंग से पहले आत्मसमर्पण कर दिया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, विपक्षी गठबंधन जंग से पहले आत्मसमर्पण। पेटीएम बैंक पर आरबीआई की सख्ती के बाद दुकानदार पसोपेश में है। ट्रेडर्स का कहना है कि पॉपुलर पेमेंट ऐप पॉपुलर है, लेकिन अब ग्राहक दूसरे पेमेंट ऐप्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने दिल्ली के करोल बाग में ट्रेडर्स से इस मामले में बातचीत की है। आप ये बताइए कि सबसे पहले कि जो पेटीएम बहुत पॉपुलर ऐप था, पेमेंट ऐप, अब उसको लेकर क्या आप लोग सोच रहे हैं कि उसमें आपके पैसे फंसे हुए हैं, या फिर आप ग्राहक आ रहा है तो उनसे क्या कह रहे हैं? जी, अभी तो उसमें पैसे फंसे हुए हैं। जो ग्राहक आ रहा है हम उनसे पेटीएम से लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद और हमारे संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि पेटीएम का इस्तेमाल ना करें। तो हम पेटीएम का तो फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो पैसे उसमें फंसे पड़े हुए हैं उसको निकालने के बारे में हम सोच रहे हैं। जी, आप बताइए कि इसके अल्टरनेटिव जो बहुत सारे और भी तरीके हैं, जिसमें पेटीएम बैंक और पेटीएम के अलावा और भी पेमेंट बैंक है, उनकी तरफ भी आप लोग देख रहे हैं, ग्राहक को बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी फोन पे है, ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। वो आसानी से उस पर लेन देन भी हो जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे गूगल पे है, वो भी अपना चल रहा है पूरे अच्छी तरीके से। मतलब वो भी इजीली है, और फ्रॉड होने के खतरे भी, चांसेस भी कम है उसमें। तो यूपीआई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वॉलेट में पैसा है उस पैसे का क्या होगा? उस पैसे को निकालने में दिक्कत हो रही है? ये काफ़ी चिंता की बात है कि आरबीआई ने जब से गाइडलाइन करी है कि भाई जो वॉलेट के अंदर पैसा है वो आगे 29 तारीख के बाद है ना, वो वर्किंग में नहीं रहेगा। तो जैसे कि पेटीएम काफ़ी पुराना ऐप है, तो लोग उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उन लोगों को मना कर रहे हैं। और बाकी फिर दूसरे अल्टरनेटिव गूगल पे है, अमेजोन पे है, हम ग्राहक से उसके थ्रू पैसा ले रहे हैं। और संगठन ने भी, कैट ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि भी जैसे भी 29 फरवरी तक अपना पैसा इसमें निकालें अपना। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरबीआई ने सख्त एक्शन ले लिया है। इसके बाद अब पेटीएम के ग्राहकों के भी मन में कई सवाल हैं। जैसा अभी आपने सुना, व्यापारियों के मन में थे। ऐसे में हर सवाल का जवाब जानना जरूरी है, जो कि आज 5:57 पे आपको मिलेगा। पेटीएम क्या करे कस्टमर, जरूर जुड़िएगा आज के इस कंज्यूमर अड्डा में, आपको A to Z सारी जानकारी मिलेगी। अब एक महत्वपूर्ण संदेश, क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% से ज्यादा
कैंसर के मामले जब सामने आते हैं तब इलाज की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 9 में से 1 भारतीय कैंसर की जद में है और अगर वक्त रहते हम नहीं जागे तो ये और ज़्यादा लोगों को अपनी जद में ले सकता है। कैंसर से बचना है तो नियमित जांच ही एक कारगर उपाय हो सकती है। तो आइए हम सब मिलकर भारत को कैंसर से सुरक्षित करें, अपनी और अपने परिवार की नियमित जांच कराएं, क्योंकि शुरुआत में ही कैंसर की पहचान से ही उससे बचा जा सकता है। संजीवनी में कैंसर के खिलाफ हमारी खास मुहिम में से जुड़ें। याद रखें, स्क्रीन करें, सेफ रहें। और अब आपको धन्यवाद देने का वक्त है, क्योंकि आवाज का इंस्टाग्राम परिवार 10 लाख का हो गया है। जी हां, हमें बताते हुए खुशी हो रही कि इंस्टाग्राम पर आवाज के यानी CNBC आवाज के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। आप सभी दर्शकों का इस प्यार के लिए, इस आभार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका चहेता बिजनेस न्यूज चैनल CNBC आवाज पहला बिजनेस न्यूज चैनल है जिसका इंस्टाग्राम परिवार 10 लाख से ज्यादा का हो गया है। थैंक यू वेरी मच।